आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हर संख्या के बीच में हमें यहाँ पर सिंगल अनुपात दिया है। ठीक है, तो जो सिंगल अनुपात दिया है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है। अगर यहाँ पर डबल अनुपात दिया होता तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनालॉजी मेथड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिंगल अनुपात दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रृंखला पैटर्न को ही समझेंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखेंगे 34 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 42 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 8 प्लस करके लिखा है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 42 के बाद 50 लिखा है, नहीं यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर भी 8 प्लस करके लिखा है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 50 के बाद 56 लिखा है, नहीं यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 6 को प्लस किया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 56 के बाद 62 लिखा नहीं, यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर भी 6 को प्लस किया है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 62 से 66 को लिखा है, तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 4 प्लस करके लिखा है। नहीं उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को भी प्लस करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे, जिससे सबसे पहले यहाँ पर 8 प्लस किया, फिर 8 प्लस, फिर 6 प्लस किया, फिर 6 प्लस, फिर यहाँ पर 4 प्लस किया। तो अगले बताने के लिए हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 66 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 70 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 70 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, पैटर्न को समझना था, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात दिया है ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर डबल अनुपात होता तो फिर हम यहाँ पर एनालॉजी मेथड यूज करते। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर अनुपात का चिन्ह दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डबल अनुपात है। ठीक है, ये हमारा समानुपात है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 29 का संबंध 31 से कैसे, उसी प्रकार हम यहाँ पर फिर 23 का संबंध बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें समानुपात दिया है। अब समानुपात का मतलब ये है कि जो संबंध इन आपस में इन संख्याओं का, वही संबंध हमें यहाँ पर पता करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 29 के बाद यहाँ पर कितना लिखा है, 31 लिखा है, तो यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 2 प्लस करके लिखा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 में भी 2 प्लस करके बताएंगे। ठीक है, तो 23 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में देखिए हमारे पास 25 नहीं है, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लॉजिक को समझिए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 29 क्या है, विषम संख्या है, और 31 भी हमारा विषम संख्या है। ठीक है, तो उसी तरीके से 23 के बाद विषम संख्या अगला कौन सा होगा, 25 होगा, लेकिन वो भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जिससे ये हमारा 29 अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो 29 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 31 आती है, और यहाँ पर 31 को लिखा है। तो उसी तरीके से अगर हम बताएंगे 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है, और 23 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो आपको हो गया 29 आती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 29 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक को पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं। ठीक है, इनमें संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए हम जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन संख्या या कॉमन लेटर देखते हैं। ठीक है, यानी कि कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों पासों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर हमें 1 और 4 कॉमन देखने को मिल रहा है दोनों पासों में। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको डबल कॉमन देखने को मिलता है तो ये तो आपको पता होगा कि जो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, और 5 का विपरीत चाहिए, एक दूसरे के विपरीत है। जो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है। अब देखिए ये आपको मैं पहले भी बताया था कि डबल कॉमन मिले तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, संभावना में उत्तर बताना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर कैसे बताना, अगर हम दोनों पासों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन से अंक दर्शाए, तो यहाँ पर देखिए 1 4 यानी 1 4 5 6 ये यहाँ पर दर्शाया। ठीक है, यानी यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक आपको पता है फलक होती है, मतलब 1 से 6 तक यहाँ पर अंक भी दर्शाए। इसका मतलब ये है कि जो संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही वो इनके विपरीत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना में बनेगा। तो हमें कौन कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर 1 से 6 के बीच में हमें यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा पासों में, और 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या होगा, या तो 2 या तो 3 संभावना में। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे 2 या 3, तो
तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जब भी डबल कॉमन दिया जाए और डबल कॉमन का ही यहाँ पर आपको क्या पूछे, विपरीत पूछे, तो आपको यहाँ पर संभावना में बताना। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी ये तो आपको पता है, जो बची हुई है तो एक दूसरे के विपरीत, ये तो आप आसानी से बता लेते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर मंत्री दिया है, किसान दिया और इंजीनियर दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि ये तीनों शब्दों का आपस में कोई रिलेशन है, क्या संबंध है या नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आपको तीनों शब्दों का संबंध नहीं पता हो, मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बनेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंत्री का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, मंत्री का डायग्राम बना लिया। ठीक है, ध्यान से समझिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि यहाँ पर या तो आप किसान का बना सकते हैं या इंजीनियर का। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसान का डायग्राम बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, किसान का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने मंत्री का डायग्राम बनाया है, क्या मंत्री और किसान का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए, अब अपनी ओर से सोचिए, क्या मंत्री किसान नहीं हो सकता, क्या तो हो सकता। क्या किसान मंत्री नहीं बन सकता, क्या तो बन सकता। इसका मतलब यहाँ पर कुछ किसान मंत्री हो सकते हैं और कुछ मंत्री किसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ वाला बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है इंजीनियर, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, अब इसका बनाने से पहले भी आपको देखना है कि जो आपने किसान और मंत्री का डायग्राम बनाया है, क्या उनका इंजीनियर से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर अपनी ओर से सोचिए, देखिए यहाँ पर जैसे मंत्री और इंजीनियर, क्या कोई मंत्री इंजीनियर हो सकता है, क्या तो हाँ हो सकता। क्या कोई किसान इंजीनियर बन सकता, क्या हो बन सकता, क्योंकि कुछ किसान इंजीनियर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी कुछ वाला ही बनेगा। अब कुछ वाला में दोनों को लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब थी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को यहाँ पर AIOPRRT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एयरपोर्ट का यहाँ पर कोड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर अगर लेटर है, ठीक है, और उसी का कोड लेटर में ही दिया है, तो हम क्या करते हैं, लेटर में ABCD में चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर जो लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं, वही की वही लेटर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 3 तरीका लगाते हैं। यानी पहला तरीका तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड देखते हैं, और दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, अल्फाबेट वाइज लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा तरीका हम क्या करते हैं, अल्फाबेट वाइज में स्वर और व्यंजन को देखते हैं। ठीक है, जिससे अगर हम यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड में तो हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर इसको अल्फाबेट वाइज लिखते हैं तो आपको पता है इन एयरपोर्ट में सबसे पहले क्या आता है, तो आपको होगे ए, सबसे पहले ABCD में आएगा। इनमें फिर सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको होगे आई आएगा। उसके बाद इनमें और सबसे पहले कौन आएगा, तो इनमें O आएगा, और O के बाद और इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो P आएगा। उसके बाद P के बाद कहोगे तो RR, फिर T। तो यहाँ पर RRT हमें मिल गया है। ठीक है, और यही कोड हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम स्टेशन का बताएंगे। अब स्टेशन में सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे A आता है, तो हम A को ले लेंगे। उसके बाद A के बाद यहाँ पर कौन सा आएगा, तो आप कहोगे I, तो हम यहाँ पर I को ले लेंगे। ठीक है, I के बाद कौन सा आएगा, या देखिए STT। उसके बाद यहाँ पर ON, तो यहाँ पर आप कहोगे क्या आएगा, N, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर N को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है O आता है, तो O को ले लेंगे। फिर यहाँ पर बचा है TTS, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो इसमें S आता है, फिर यहाँ पर TT लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर AIN ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है AINOTST, यहाँ पर TST दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम और देखेंगे तो यहाँ पर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए O हमारा 15 पे आता है, तो O हमारा बाद में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही वाला ऑप्शन सही करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो दिया है हमें यहाँ पर S होगा और यहाँ पर T होगा। ठीक है, इतना सा थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इस आकृति में, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा लुप्त संख्या का प्रश्न है। ठीक है, देखिए जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस जगह दिया है वो देखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर बीच में दिया है। ठीक है, तो दूसरी आकृति में बीच में संख्या कैसे लिखी है सबसे पहले फिर आपको पता करना है। जैसे यहाँ पर 60 कैसे लिखा है और यहाँ पर 24 कैसे लिखा है, ये दोनों को आपको पता करना है एक ही तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता करते हैं। ठीक है, जैसे
सबसे पहले यहाँ पर हम 24 को पता करते हैं। अब 24 को लाने के लिए हम आपस की संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें 24 मिले, ये हमें लाना है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहला तरीका कि सबको जोड़ लेते हैं तो 12 8 कितना होते हैं 20, और 20 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं 26 हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं 26 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा 24। अगर हम यहाँ पर 26 को 24 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 माइनस करेंगे तब हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरी आकृति में पता करेंगे। यहाँ पर 20 और 15 को भी जोड़ेंगे सेम तरीके से तो कितना होंगे 35, और 35 में 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं 47 हो रहे हैं, ठीक है। कितने 47। और जैसे हमने यहाँ पर 2 माइनस किया तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है 45। लेकिन यहाँ पर कितना दिया 60 दिया, मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, यानी जोड़ के हम नहीं बता सकते। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए। जिससे अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 8 में से 6 को घटा लेते हैं तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 2 को यानी कि 12 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके साथ गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 12 दूना 24 होगा, कितना होगा 24 होगा, ठीक है। और 24 यहाँ पर दिया है, 24 दिया है। इसी तरीके से हम दूसरी आकृति में पता करेंगे, तरीका आपको एक ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 में से सबसे पहले 12 को घटाएंगे तो कितना बचेंगे 3 बचेंगे, और 3 को भी क्या करेंगे यहाँ पर 20 गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर 20 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा 20 3 60, यहाँ पर कितना हो रहा है 60 हो रहा है, ठीक है। और 60 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है, यानी कि एक ही तरीके से दोनों संख्या हमने पता किया तो सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 24 में से सबसे पहले क्या करेंगे 20 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 4, ठीक है। कितना बचेंगे 4, और 4 को क्या करेंगे 30 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली संख्या जो कि हमारे यहाँ पर 30 है इसके साथ गुणा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया यहाँ पर किया। तो यहाँ पर यानी कि 30 चौक कितना होते हैं तो आपको हो गए 120, कितना होते हैं 120, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा 120 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 120 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से कि 3 किसी न किसी प्रकार समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें बताना, ठीक है, यानी कि एक असंगत है। तो यहाँ पर देखिए हमें शब्द दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर बढ़ई दिया है, चित्रकार दिया है, वास्तुकार दिया है और नौकरी दिया है। इनमें से अलग कौन सा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बढ़ई भी एक खुद का काम होता है, चित्रकार एक खुद का काम होता है, वास्तुकार भी एक खुद का काम होता है, लेकिन नौकरी हम किसी की यहाँ करते हैं, ठीक है। ये हम किसी की यहाँ करते हैं, इसलिए नौकरी हमारा क्या होगा इनसे अलग होगा, ठीक है। नौकरी हम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, किसी यहाँ करते हैं, लेकिन बढ़ई हम क्या करते हैं खुद का काम हम सीख जाते हैं, ठीक है। चित्रकार भी खुद का होता है, तो इसीलिए यहाँ पर नौकरी अलग हो जाएगा, असंगत। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है घनों की संख्या बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा तरीका समझिए, टाइप समझिए, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, जब भी घन काउंट करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे से अंक लिखना। जैसे ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ठीक है। और इससे भी बड़ा होगा, मैं अगले प्रैक्टिस सेट में इससे भी बड़ा उससे भी बड़ा भी आपको मैं एक ही तरीके से सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तरीका क्या करना, नीचे वाली स्टेप मतलब ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर ये भी एक ही है, ठीक है। एक 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 लिखा, उसके बाद आपको ऊपर वाले स्टेप में जाना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या करना 2 लिखना। अगर और भी यहाँ पर आपको एक और डिब्बा मिला होता है तो 2 लिखते हैं, और भी लेता है तो और भी 2 लिखते हैं, लेकिन हमें एक ही डिब्बा तो 2 लिखेंगे। और ऊपर अगर डिब्बा रहता है तो ऊपर क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर है ही नहीं। अब ऐसा लिखने के बाद इधर वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 2, इधर तो 2 ही बचेंगे, ठीक है। अब इनको आपस में प्लस कर लेना है तो कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने घनों की संख्या कितनी है 4 है, ठीक है। अब इससे बड़ा भी आपको मैं सोल्व करके बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। इससे बड़ा वाला आपको मैं अगले प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है, यानी जो आकृति हमें दी है इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है जल प्रतिबिंब यानी कि नीचे की ओर वैसा की वैसा उठ के नीचे की ओर झुकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे y ऊपर रहेगा, अब ऊपर रहेगा तो ये नीचे वाला ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर नीचे दिया है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, सॉरी, ठीक है। उसके बाद y ऊपर रहेगा, कैसा रहेगा, तो आपको पता है इस तरह बनेगा, ठीक है, ये वाला। अब दोनों में उसके बाद जेड, अब जेड को देखेंगे तो नीचे आके जेड कैसा बनेगा, तो आपको होगा जेड कुछ इस टाइप से बनेगा, कैसा बनेगा, तो इस टाइप से। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो देखिए हमें कहाँ पर ये नीचे की ओर चले गया, ठीक है, ये वाला, तो ये भी नहीं होगा। अब केवल हमारा ऑप्शन नंबर बचा है सी वाला, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, कौन सा वाला, सी वाला, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर की एक श्रृंखला है, इसी में यहाँ पर रिक्त पदों को पूरा करना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे श्रृंखला मिले तो उस कंडीशन में आपको कैसे सोल्व करना वो समझिए। आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले गिन लेते हैं, फिर गुणनखंड निकालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़े बना के फिर आप सोल्व करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देखिए आर के बाद रिक्त स्थान है और जेड से पहले है, तो आपको देखना है कि आर के बाद कौन सा लिखा और जेड से पहले कौन सा लिखा है। तो यहाँ पर आर के बाद आर लिखा और जेड से पहले आर लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आर को ही भर लेंगे। ठीक है, अब हमारा ऑटोमेटिक जोड़ा बन जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जेड वाई आर आर मतलब वापस से जेड रिपीट हुआ, तो यहाँ से एक जोड़ा बना लेते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर जेड के बाद, अब जेड के बाद यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई को भरेंगे। तो यहाँ पर हम वाई को भर लेते हैं। अब जेड वाई आर एक और जोड़ा हमारा ऑटोमेटिक सेम बना। फिर आगे यहाँ पर आर को भर देंगे, वाई के बाद आर ही है, तो यहाँ पर भी जेड वाई आर एक और जोड़ा हमारा सेम बन चुका। फिर यहाँ पर जेड से यानी कि वाई से पहले आपको पता है जेड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड को भर लेंगे। तो यहाँ पे जेड वाई आर मतलब पीछे भी आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार जोड़ हमारे समान बन चुके। जैसे देखिए जेड वाई आर यहाँ पर भी जेड वाई आर यहाँ पर भी जेड वाई आर। तो हमें यहाँ पर पहले भी जोड़े बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने आर को भरा तो आर को लिखेंगे, फिर हमने वाई को भरा तो फिर हम वाई को लिखेंगे, फिर हमने आर को भरा तो वापस से आर को लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर जेड को भरा तो जेड को, फिर हमने आर को भरा तो आर को। ठीक है, ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आर वाई हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला, तो सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है। डी सी से हल्का है, ए बी से भारी है, लेकिन डी से हल्का है, ई सी से भारी है, तो सबसे ज्यादा वजन किसका है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा एक तरह से रैंकिंग का ही प्रश्न है, यानी कि कोई ज्यादा कोई कम। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगाना, आसान भाषा में समझिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न करा कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करा कि डी सी से हल्का है। इतना पढ़िए, क्या कह रहा है कि डी सी से हल्का है, मतलब सी से हल्का है, मतलब सी ये हमारा हो गया। ठीक है, और इससे हल्का कौन है, डी है, तो हम क्या करेंगे, डी को यहाँ पर उससे नीचे बना लेंगे। ये हल्का है मतलब छोटा है। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है। ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, इसका मतलब ए यहाँ पर हो जाएगा, डी से हल्का हो गया, लेकिन बी से भारी है तो बी इससे छोटा हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि ई सी से भारी है, तो यहाँ पर करा कि ई सी से भारी है। ई क्या है, सी से भारी है, मतलब ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये सी से भारी है, ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वजन किसका है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई सी से भारी है, ई सी से भारी है, तो ई सी से भारी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें पूछा कि तो सबसे ज्यादा वजन किसका है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा मतलब ई का है, सबसे कम बी का है, तो हमें सबसे ज्यादा पूछा है तो ई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अगर बीच का पूछता तो बीच का हमारे यहाँ पर डी है। ठीक है, मध्यम में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें समानुपात दिया है। तो जिस प्रकार किडनी का संबंध नेफ्रोलॉजी से है, तो हमें उसी प्रकार यहाँ पर मिट्टी का संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए शब्दों एनालॉजी में ऐसा होता है कि आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी संबंध तो आप बता दोगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए जी के जी इसका। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखेंगे तो किडनी तो आपको पता है, और किडनी का संबंध किससे दिया यहाँ पर, नेफ्रोलॉजी से। यानी कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हमें बताना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये एस्ट्रोलॉजी दिया है, ये तो आपको पता है भविष्य का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, भविष्य का। फिर यहाँ पर हिपोलॉजी तो हमारा रक्त का, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा अंडे का। ओलॉजी अंडे का, हिमेटोलॉजी रक्त का, और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी तो आपको पता है भविष्य। तो यहाँ पर इसका मिट्टी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, जो कि पेडोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ओलॉजी पूछे तो अंडे, इसमें उसके बाद यहाँ पर हिमेटोलॉजी पूछे तो रक्त, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी तो ये भविष्य, ये तीन आपको याद रखना है। और मिट्टी पूछे तो यहाँ पर पेडोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि गुणा का अर्थ माइनस से और प्लस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अब दोस्तों ये प्रश्न भले ही छोटे हैं, लेकिन आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले। इसके 3 टाइप होते हैं, आपको चिन्ह चेंज करना, उसके बाद आपको ऑप्शन में ऑटोमेटिक चिन्ह दिएंगे, कौन से चिन्ह को बदलने पर आपको ये समीकरण सही होगी। ऐसे ही टाइप रहते हैं। मैं हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एसएससी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिए, फिर आपको बोर्ड मास रूल पे करना है। ठीक है, जिससे
यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 6 प्लस कोष्टक भी दिया है। तो सबसे पहले देखिए हमें चिन्ह बदलना है, तो हम सबसे पहले यहीं पर चिन्ह बदल लेते हैं, ठीक है। नहीं, सबसे पहले लिख लेते हैं 6 लिखा हमने, उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा कहा, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे। अगला क्या दिया, 3 दिया, तो 3 को लिखेंगे, वापस से यहाँ पर गुणे का चिन्ह दिया है और गुणे का अर्थ यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 1 को लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर अगला हमें प्लस दिया है और प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा का, तो गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या 5 को लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस समीकरण को सोल्व करना है। अब बोर्डमास रूल पे सोल्व करते आपको पता है कोष्टक सबसे पहले सोल्व होता है, ठीक है। तो कोष्टक सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 को बाहर ले जाएंगे तो गुणा होगा, मतलब 6 दूना 12, तो यहाँ पर कितना हो रहा 12 और गुणे यहाँ पर क्या हो गया 5, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब 12 के साथ 5 मतलब 12 को 5 गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 60। तो ऑप्शन में देखिए 60 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, बोर्डमास रूल आना चाहिए, बाकी तो यहाँ पर चिन्ह चेंज करके आपको समीकरण को सोल्व ही करना है, ठीक है, व्यंजन को। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुनिए, यानी हमें यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए, इसमें हमें सही तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को बताना है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो मूंगफली, चूहा, सांप और बाज, सभी में यही देखने को मिल रहा है। हमें अर्थपूर्ण तर्क यानी कि अर्थ और तार्किक में बताना है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड हो, या तो बड़ा छोटा में होगा या कुछ भी होगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो जिससे ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूंगफली दिया है। अब मूंगफली को आपको पता है कौन खाता है, चूहा खा जाता है, ठीक है। उसके बाद चूहे को कौन खा सकता है, तो यहाँ पर सांप खा सकता है, और सांप को कौन खा सकता है, तो वो बाज खा सकता है। मतलब ये हमारा तर्क तार्किक और अर्थपूर्ण में क्रम में दिख रहा है। हम नीचे देखेंगे, अब चूहा मूंगफली को खाता है, ये बात ठीक है, और मूंगफली को क्या बाज खाता है क्या, तो ये तो नहीं है। फिर बाज को क्या सांप खाता है, ये भी नहीं, मतलब ये हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन हम देखेंगे सी को, तो यहाँ पर चूहा किसको खाता है, सांप को खाता है क्या, चूहा सांप को खाता है क्या, तो नहीं खाता है, मतलब ये भी हमारा सही नहीं है। फिर बाज क्या सांप को खाता है, तो ये ठीक है, और सांप मूंगफली को खाता है क्या, तो नहीं, सांप चूहे को खा सकता है लेकिन मूंगफली को नहीं, इसीलिए ये भी हमें नहीं होगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ये हमारा यहाँ पर तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही होगा, क्योंकि देखिए मूंगफली को चूहा खाता है, चूहे को सांप और सांप को बाज, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कथन दिया है, उसके 2 निष्कर्ष भी दिए हैं, यानी हमें यहाँ पर सबसे पहले कथन को समझना है, कथन क्या कह रहा है, कथन की सुनना है, ठीक है। कथन को आपको स्पष्ट 100% मानना है, जो कथन कह रहा है, ठीक है, अपन को सही मानना है। उसके बारे में अगर निष्कर्ष गलत कहा, अगर निष्कर्ष कथन से हट के कहा, तो अपन को उसको गलत मानना है, ठीक है। कैसे, अब थोड़ा समझिए। जैसे हमें पहला कथन कह रहा है कि सभी सड़कें वाहन है, तो हमें जितनी भी सड़क है उनको वाहन मानना है, नहीं तो अपनी ओर से मत दिमाग लगाना कि नहीं यार वाहन सड़क कैसे हो सकती है, ये मत दिमाग लगाना। हमें कथन करा कि सभी सड़कें वाहन है, तो हमें मानना है, तो जितनी भी ये जो सड़क है, ठीक है, ये जो सड़क है ये सभी की सभी क्या है, वाहन है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वाहन के अंदर बना लेंगे, ठीक है। ये हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। तो सभी सड़कें क्या है, वाहन है। अब जो वी लिखा है इसका प्रतीक है, एस हमारा यहाँ पर सड़क का प्रतीक है, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या कह रहा है, तो दूसरे को समझिए। दूसरा कह रहा है कि कुछ वाहन पेड़ है। अब कुछ वाहन क्या है, पेड़ है, तो ये भी हमें मानना है कि कुछ वाहन पेड़। तो डायग्राम कैसे बनेगा आपको पता है, कुछ वाला, कुछ वाहन पेड़ है, तो हम यहाँ पर वाहन को कुछ वाला ले लेंगे, पेड़ है, तो यहाँ पर इसका प्रतीक में पी बना देता हूँ समझने के लिए। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पेड़ सड़कें हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ पेड़ सड़कें हैं क्या, तो यहाँ पर पेड़ और सड़कें तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये तो हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेड़ सड़कें नहीं है, तो ये तो हमें गलत कह रहा है, ठीक है। फिर दूसरे को देखेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि सभी वाहन पेड़ है, क्या सभी की सभी वाहन पेड़ है क्या, तो हमें यहाँ पर सभी की सभी वाहन पेड़ नहीं दिखाई दे रहे, हमें तो यहाँ पर कुछ वाले वाहन पेड़ दिखाई दे रहे, कुछ वाहन पेड़ है, कुछ पेड़ वाहन है, तो हमें यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सभी करा मतलब ये भी हमें गलत कह रहा है। तो ऑप्शन में देखिए न तो पहला और न ही दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी न तो पहला न तो दूसरा, यानी दोनों ही गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा आकृति श्रृंखला का है, ठीक है। इस आकृति श्रृंखला के पैटर्न को समझते जाना और अगले आकृति में कौन सा वो आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी आकृति आएगी, ये हमें बताना है। ये भी एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी रेलवे या फिर स्टेट एग्जाम सभी के लिए है, ठीक है। तो हम जितने भी जो प्रश्न यहाँ पर सोल्व करते हैं इन प्रैक्टिस सेटों में, वो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और नए नए पैटर्न पे है, ठीक है।
तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना है, डेली देखना है, ठीक है। अब कुछ समय बाद आपको पता है मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ सितंबर से, ठीक है। सितंबर से आपको मैं चैप्टर वाइज सारे जितने भी रीजनिंग के लगभग 35 प्लस चैप्टर है एडवांस तक सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो कि बेसिक से होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे श्रृंखला को समझेंगे तो पहले में क्या समझ सकते हैं, या तो हम बिंदिया का देख सकते हैं या फिर दूसरा हम नीचे वाले चिन्हों को इनको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने चिन्ह थे, 4 चिन्ह थे, ठीक है। कितने 4 चिन्ह, 4 लाइन है, ठीक है। लेकिन अगले में 3 लाइन मतलब एक गायब हो चुकी, फिर अगले में देखेंगे 2 लाइन मतलब एक और गायब चुकी, अगले में देखेंगे तो वो भी गायब हो चुकी मतलब एक बची है, ठीक है। अगले में देखेंगे तो मतलब यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर लाइन है मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पर भी लाइन है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी है तो ये भी नहीं होगा। देखिए ये तो आसान, हमारा आसान एक ही बार में मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला। अब यहाँ पर बिंदिया का देखें तो इस कोने में हमारा यहाँ पर कोरा बिंदिया था, लेकिन यहाँ जाके इस साइड होके क्या हो गया, ब्लैक हो गया। फिर यहाँ पर आगे नीचे चले गया और वहाँ पर वापस से कोरा होगा, अगले में यहाँ पर आ गया ब्लैक हो गया, तो अगले में ऊपर चले जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोरा वाला। तो यहाँ पर कोरा वाला है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। एक एक को देखोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करे कि एक्स वाई का पिता है लेकिन जेड का पुत्र है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध का। अब देखिए इन प्रश्नों को भी आपको स्वयं को लेकर करना है, प्रश्न आसान है, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे प्रश्न करे कि एक्स वाई का पिता है, अब देखिए एक्स क्या है, एक्स वाई का पिता है तो वाई नीचे चले जाएगा क्योंकि उसका पिता एक्स है ना, ये पुत्र है तो छोटा है तो नीचे रहेगा। उसके बाद अपने प्लस क्यों लगाए, प्लस पहचान के लिए कि ये क्या है, पुरुष है। उसके बाद एक्स वाई का पिता है, अब आगे पढ़ेंगे तो लेकिन जेड का पुत्र है। अब एक्स वाई का पिता है लेकिन जेड का पुत्र है, मतलब ये एक्स किसका पुत्र है, तो ये जेड का पुत्र है, तो मतलब जेड ऊपर चले जाएगा। अब जेड कौन है, यहाँ पर पुरुष है कि महिला है, ये तो कहा नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न करें कि डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू क्या है, एक्स की पुत्री है, मतलब इसका मतलब ये वाई की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। एक्स की पुत्री कौन है, डब्ल्यू है, तो वाई की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहन बना लेते हैं कि माइनस लगा लेंगे, ये महिला है। तो यहाँ पर प्रश्न करें कि तो जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध। अब काफ़ी सारे आप लोग क्या करते हो, यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हो कि हम कैसा रिलेशन बताएं। तो देखिए यहाँ पर जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध, तो यहाँ पर डब्ल्यू से, जेड का डब्ल्यू से, तो जहाँ भी से लगा वहाँ से आपको क्या करना है, उल्टा बताना है। नहीं यहाँ पर डब्ल्यू का जेड क्या लगेगा, ये मैं हर बार आपको बताता हूँ। तो डब्ल्यू का जेड क्या लगेगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू का जेड क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसका कौन है, पिता है, और ये पिता का कौन है, पिता या माता, ये हमें कंफर्म नहीं कहा है, ठीक है। माता है कि पिता है ये हमें नहीं कहा है, तो इसका मतलब ये तो कौन हो सकता है, या तो दादा हो सकता, कौन हो सकता है, दादा हो सकता, या फिर ये दादी हो सकती है, क्या हो सकता है, दादी हो सकती है, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर क्या दिया, भाई दिया है तो नहीं होगा, पिता दिया है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर पुत्र दिया है तो नहीं होगा। ऑप्शन हमारा बच्चा डी वाला, तो यही वाला हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें दादा दिया है, तो या तो यहाँ पर दादी भी हो सकती है, ठीक है। दादा या दादी हमें यहाँ पर ऑप्शन में देना था, लेकिन परीक्षा में एक ही ऑप्शन दिया था जो कि यहाँ पर क्या दिया था, सिर्फ दादा दिया था, और दादा ही परीक्षा सही मानी थी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, बाकी हम देखेंगे तो जेड हमारा दादा या दादी हो सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला अभी तक सही है और इसको ही एग्जाम सही मानी थी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले आता है लेकिन 8 जून के बाद, जबकि रीना को याद है कि टीना का जन्मदिन 15 जून से पहले लेकिन 10 जून के बाद, तो टीना का जन्मदिन कब आता है, ये प्रश्न पूछा है। अब प्रश्न काफ़ी बड़ा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना प्रश्न कहाँ सोल्व करूँ, लेकिन ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, सेकेंड का, ठीक है। अब तरीका समझिए, आपका तरीका क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तरीका समझिए। अगर आप बुक में भी करोगे तो सारे प्रश्न आपको इस ट्रिक से बन जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या करना, सबसे पहले हमें कह रहा है कि यहाँ पर सोनू का जन्मदिन, यानी कि सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले, बस इतना याद रखो, 12 जून से पहले, ठीक है। तो 12 यानी कि यहाँ पर हम पहले वाले को लिखते बी, पहला मतलब बी मतलब बाद, ये ठीक है। अब 12 जून से पहले तो यहाँ पर हम 12 को लिख लेते हैं, ठीक है, जून से पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 8 जून के बाद, अगला कह रहा है कि 8 जून के बाद, तो बाद वाले को हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पर देखिए रीना को याद है कि टीना का जन्मदिन 15 जून से पहले, अब 15 पहले मतलब इधर और 15 को लिख लेंगे, और यहाँ पर 10 जून के बाद उसको हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनको तो गोल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर इनको क्या करना है, गोल कर लेना। अब बीच में आपको क्या करना है, गिनती तो आपको पता है, इनके बीच के अंकों तो आपको पता ही होगा, जिससे 12 और 8 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, तो इधर से लिखेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। ये इनके बीच की संख्या है, और नीचे भी बीच की संख्या तो 10 से, यानी कि 10 से पहले क्या होगा, तो यहाँ पर कहोगे 11, उसके बाद यहाँ पर 12, उसके बाद यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14, ये हमारी 10 से इनके बीच की है, ठीक है।
अब आपको ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर कॉमन देखना है। कॉमन क्या देखना है कि कॉमन यहाँ पर संख्या कौन सी है। तो कॉमन आपको पता है ऊपर नीचे दोनों में कॉमन हमें 11 देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या देखने को मिल रही है? 11 देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए 11 देखने को मिली है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जन्मदिन कब पड़ेगा? 11 को पड़े, बस आसान है। तो ऑप्शन में देखिए 11 जून ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले वाले को अलग लिखना है, बाद वाले को अलग लिखना है, बीच में संख्या का अंत देख लेना है। ठीक है, जो बीच की संख्या लिखो, कॉमन देखो, जो कॉमन है अगर डबल कॉमन है तो वो दोनों या तो ऐसे ये वाले कंडीशन बनेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उससे खोलने पर होगा, यानी कि कैसा दिखाई देगा। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये दो चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे से सीखा होगा तो ये आसानी से कर लोगे। बाकी एक और तरीका है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो हमें निशान बता रहा है, ठीक है, सबसे पहला निशान बता रहा है मतलब यहाँ पर इस तरफ पलटाना। तो पहला निशान हमें नीचे की ओर करा है, अगर यहाँ पर ये नीचे की ओर करा तो ऊपर भी ये वाला जो सभी में मतलब यहाँ पर ऐसा कि वैसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप सभी में बन जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो बीच में तो ये एक ही है तो नहीं होगा। ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, यहाँ पर दो ही है तो ये भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सीधा ऑप्शन बी को लगाना है। यहाँ पर हमें प्रश्नों में ज़्यादा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये यहाँ पर, अब ये भी इस कोने पर होगा, ये वाला ये यहाँ पर भी होगा, ये यहाँ पर भी होगा, बाकी एक एक यहाँ पर भी बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूरा करे, यानी इस आकृति में यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ का भाग नहीं है, तो ये इसमें हम कौन से विकल्पों को वैसा कि वैसा रखें कि ये आकृति हमारी पूरी होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस वाले भाग को, एक एक भाग को देखना हमें, यहाँ से इतने वाले टुकड़े को, फिर इतने वाले टुकड़े को, फिर इतने वाले टुकड़े को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 100 और 100 दोनों इधर सामने आमने सामने, लेकिन ऊपर की ओर है। तो अगले में भी 100 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन हमें ए में नहीं दिया है, ऑप्शन डी में नहीं दिया है, तो दो तो नहीं होंगे। हमारे पास बचे ये वाले दो ऑप्शन। ठीक है, कौन से वाले? बी और सी। अब देखिए इसमें देखेंगे तो आपको पता है, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक बार कौन सा वाला, तो यहाँ पर चिन्ह नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी चिन्ह एक में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों में चिन्ह दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें दोनों में एक तरफ चिन्ह दिया, इसका मतलब इसके सामने तो चिन्ह होगा, इधर वाले में चिन्ह होगा, लेकिन किस तरफ होगा? यहाँ ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ऊपर की ओर होगा, और यहाँ पर ये हमारा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ये ऊपर की ओर नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिभुज हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये समान बन रहा है, ये हमारा समान है, तो ये भी हमारा समान है। ठीक है, तो ये वाला जो चिन्ह हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऊपर वाला यानी कि बी वाला नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही होगा। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न हमारा 21वां है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा टेस्ट क्वेश्चन है कि ये आपका टेस्ट है। ठीक है, यानी प्रश्न कह रहा है कि असंगत विकल्पों को चुनिए। यहाँ पर दिया है बिल्ली दिया है, शेर दिया है, कुत्ता दिया है और यहाँ पर टाइगर दिया है। इसमें से असंगत यानी कि तीनों तो किसी न किसी प्रकार समान है, लेकिन एक अलग है, उसी का आपको चयन करके बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है टेस्ट क्वेश्चंस का, ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है।